मित्रों, अभी हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर अपभ्रंश और अपभट्ट ख़त्म हो चुका है। मध्यकाल में अवधी और ब्रज का साहित्य ख़त्म हो गया। 19वीं सदी में खड़ी बोली का इतिहास साहित्यिक भाषा के रूप में ख़त्म हो गया। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण हमने पढ़ लिया। स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास पढ़ लिया। भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हिंदी का तकनीकी एवं प्रायोजनिक विस्तार। तो मैंने प्रयोजन मूलक हिंदी पहले पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ जाइए और वहाँ जाकर वीडियो देखिए। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, मैंने इसकी चर्चा उस वीडियो में की है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हिंदी का तकनीकी एवं प्रायोजनिक विस्तार में, वो मैंने बता दिया। उसमें एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था। आज हम लोग दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सरकारी पत्राचार के प्रकार। तो केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनेक स्तरों पर पत्राचार का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्राचार के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, परिपत्र, कार्यालय आदेश, राजपत्र, संकल्प, अधिसूचना, पृष्ठांकन, प्रेस विज्ञप्ति, द्रुत पत्र, मितव्यय पत्र, अनौपचारिक टिप्पणी, अनुस्मारक, प्रतिवेदना या प्रतिवेदन होता है इसका, या तार। तो पहले हम लोग जानेंगे सरकारी पत्र क्या होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल लेटर। तो सरकारी पत्र को शासकीय पत्र भी कहा जाता है। सरकारी पत्राचार में सबसे अधिक मात्रा में पत्रों का प्रयोग होता है। अतः सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र अर्थात ऑफिशियल लेटर का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी पत्रों का प्रयोग विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं, निकायों, निगमों, सार्वजनिक उद्योगों, बैंकों तथा कर्मचारियों के साथ संपर्क तथा दूरसंचार के उपयुक्त माध्यम के रूप में किया जाता है। सरकारी पत्र उत्तम पुरुष में ही प्रायः लिखे जाते हैं। इम्पोर्टेंट है ये। सरकारी पत्र में तथ्यों तथा स्थितियों को उनके मूल रूप में यथास्थिति रखा जाना अत्यावश्यक होता है। ऐसे पत्रों की भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट होनी चाहिए तथा पत्रों में लोकोक्तियाँ, मुहावरे या कहावतों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी पत्र सीधे विषयानुरूप लिखे जाने आवश्यक होते हैं। सरकारी पत्रों में किसी भी प्रकार की भ्रांतियाँ, गलतफहमियों आदि बातों के साथ अस्पष्टता व अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। किसी सरकारी आदेश या अनुदेश की तामील किए जाने वाले पत्र में उस प्रकार की सूचना दिया जाना आवश्यक हो जाता है, जैसे मुझे यह कहने का आदेश हुआ, मुझे निर्देश दिया गया है कि मैं। सरकारी पत्र का संबोधन सामान्यतया महोदया से या महोदय से आरंभ होता है। सभी प्रकार के सरकारी या शासकीय पत्रों के अध्युल्लेख के रूप में भवदीय लिखा जाता है। अंत में जो लिखते हैं हम लोग, जो संस्कृत के भवेत व इयम इन दो शब्दों की संधि से बना है, जिसका अर्थ होता है आपका ही। सरकारी या शासकीय पत्र के प्रमुख अंग नियमित होते हैं। तो यहाँ पर अंग देखिए दिए गए हैं। तो सरकारी पत्र के अंग जो हैं, यहाँ आपके 11 अंग दिए गए हैं। तो पहले होता है पत्र संख्या, मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय का नाम अथवा अर्थात प्रेषक का नाम, प्राप्तकर्ता अथवा प्रेषिती का नाम, पत्र भेजने का स्थान, विषय, संबोधन, पत्र की मुख्य विषय वस्तु, आत्मनिर्देश, प्रेषक के हस्ताक्षर एवं उसका पद नाम, पृष्ठांकन या पारांकन, संलग्न यदि कोई हो तो ये आपके पत्र के अंग हैं, प्रमुख अंग हैं। ये सरकारी पत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सामान्यतः सरकारी पत्र विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, संबद्ध और अधीन कार्यालयों और संघीय लोक सेवा आयोग जैसे अन्य कार्यालयों में समस्त औपचारिक पत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त होते हैं। जनता की या सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं या संगठनों के सदस्यों के साथ किए जाने वाले समस्त पत्र व्यवहार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच पत्र व्यवहार के लिए इसका प्रयोग नहीं होता।
सरकारी परंपरा का पालन करते हुए उन सभी सरकारी पत्रों में जो किसी मंत्रालय में भेजे जाते हैं मंत्रालय से भेजे जाते हैं और भारत सरकार के आदेशों या विचारों को व्यक्त करने के लिखे जाते हैं, यह साफ तौर पर बता देना चाहिए कि वे सरकार के निर्देश में से लिखे गए हैं। अलग अलग कार्यालयों के अध्यक्षों जैसे पुरातत्व विभाग का महानिदेशक या खुद अधिकारियों द्वारा भेजे जाने वाले सरकारी पत्रों में जो सरकार के निर्देश पर नहीं बल्कि अपने प्राधिकार पर लिखे जाते हैं, मुझे निर्देश हुआ है कि इसके बजाय मुझे निवेदन करना है कि लिखना चाहिए। अर्ध सरकारी पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर। इस प्रकार के पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचना के आदान प्रदान या प्रेषण के लिए किया जाता है। इसमें निर्धारित क्रियाविधि के पालन की जरूरत नहीं होती। जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना हो जिसकी कार्यवाही में बहुत देर हो चुकी है और सरकारी स्मरण पत्र भेजने पर भी कोई उपयुक्त जवाब ना मिला हो, तो ऐसी स्थितियों में भी अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। गैर सरकारी व्यक्तियों को भेजने जाने वाले पत्र आदि अर्ध सरकारी पत्रों के ढंग के हो सकते हैं, लेकिन उनका उल्लेख इस नाम से नहीं करना चाहिए। अर्ध सरकारी पत्र DO लेटर भी सरकारी कामकाज के सिलसिले में ही लिखा जाता है, किंतु उसका लेखन कार्यालय का कामकाज के बारे में कई बातें व्यक्तिगत रूप में भी लिख सकता है ताकि प्रस्तावित कार्य को व्यक्तिगत रुचि से तुरंत निपटाया जा सके। कई बार सरकारी व्यवस्था के फलस्वरूप कोई मामला उलझ जाने पर सुलझता नहीं है या सुलझने में काफ़ी देर हो जाती है, तब अपने समकक्ष अथवा अपने से कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रस्तावित कार्य शीघ्र निपटाने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। इन पत्रों में विचारों के आदान प्रदान के लिए विशेष शासकीय औपचारिकता के निर्वाह करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्ध सरकारी पत्र में लेखक का व्यक्तित्व झलकता है और इसके माध्यम से काफ़ी हद तक अपनत्व भी प्रकट किया जा सकता है। फलतः ऐसे पत्रों में संबोधन और अध्योलेख का बड़ा महत्व रहता है। इन पत्रों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति पर अपनत्व के द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाता है, जिससे सरकारी लाल फीताशाही में उलझा कोई मामला तुरंत निपटाने में मदद मिलती है। अर्ध सरकारी या सरकारी पत्रों की भाषा आदर सूचक होनी चाहिए तथा उनमें आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ऐसे पत्रों में संबोधन के तौर पर नाम का प्रयोग किया जाता है तथा नाम से पहले प्रिय, प्रियवर अथवा प्रियश्री आदि जोड़ा जाता है। पत्र पूरा होने पर पत्र का प्रेषक हस्ताक्षर करता है, किंतु नाम या हस्ताक्षर के नीचे प्रेषक का पद नाम नहीं लिखा जाता है। हस्ताक्षर के बाद पत्र की बाईं ओर प्रेषिती का नाम, पदनाम और पता आदि लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, लिखने का मूल उद्देश्य होता है पत्र में निहित बातों का या मामलों पर व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देकर कार्यवाही की जाए। अतः अपेक्षा की जाती है कि इस पत्र के प्राप्त होने के बाद उन पर विशेष ध्यान देकर जहां तक संभव हो संबंधित कार्य अथवा मामले का निपटारण जल्द से जल्द किया जाए। कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। कार्यालय ज्ञापन सरकारी पत्राचार का महत्वपूर्ण अंग है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार के मंत्रालयों के आपसी पत्र व्यवहार एवं सूचना आदि के लिए होता है। यह हमेशा अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इसमें संबोधन या अध्योलेख नहीं होता, सिर्फ लिखने वाले का पदनाम और हस्ताक्षर होता है। इसमें प्राप्तकर्ता का नाम और पता आदि प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात सामान्यतया पत्र के बिल्कुल बाईं तरफ लिखा जाता है। जहां तक संभव हो सके पत्र मंत्रालय से संबंध और अधीन कार्यालय को कार्यालय ज्ञापन नहीं भेजे जाते। जहां तक हो सके मंत्रालय से संबंध और अधीन कार्यालय को कार्यालय ज्ञापन नहीं भेजे जाते। कार्यालय ज्ञापन में यदि एक से अधिक अनुच्छेद या परिच्छेद हों तो पहले अनुच्छेद पर क्रमांक न देकर उसके बाद के अनुच्छेदों या परिच्छेदों पर क्रमांक दिए जाते हैं। इसके वाक्य सामान्यतः कर्मकारक के होते हैं, जैसे किया जाता है, किया गया था, किया जाएगा। ज्ञापन मेमोरेंडम। ज्ञापन का प्रयोग अधीन प्राधिकारियों के पास ऐसी सूचना देने के लिए किया जाता है जो सरकारी आदेश के समान नहीं होता। ज्ञापन हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें भी संबोधन या अध्योलेख नहीं होता, सिर्फ सरकारी
के सिर्फ अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदनाम होता है। पाने वाले का नाम और पदनाम हस्ताक्षर की बाईं पृष्ठ की बाईं तरफ लिखा जाता है। सरकारी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्तियाँ, तैनातियाँ, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि आदि अनेक बातों के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ कार्यालयीय प्रार्थना पत्रों, आवेदन पत्रों आदि की पावती भेजने तथा अधीनस्थ कार्यालयों को पूरी तरह सरकारी व होने वाले आदेश भेजने के लिए भी ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ज्ञापन कार्यालय पत्राचार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, किंतु फिर भी सामान्यतः कार्यालयीय पत्र व्यवहार और ज्ञापन में काफ़ी अंतर होता है। कार्यालय कामकाज में ज्ञापन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं, किंतु एक पदाधिकारी दूसरे उससे कनिष्ठ पदाधिकारी को लिखता है और ज्ञापन सीधे विषय संबंधित ही लिखे जाते हैं। अतः ज्ञापन लिखने वाले प्राधिकारी को सरकारी नीतियों तथा सेवा शर्तों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ज्ञापन संक्षिप्त और विषयानुरूप लिखे जाने चाहिए, न कि लंबे चौड़े और वर्णनात्मक। ज्ञापन में न संबोधन होता है न आत्मनिर्देश। इसके अंत में केवल प्रेषक के हस्ताक्षर का पदनाम दिया जाता है। ज्ञापन की भाषा सरल तथा वाक्य एवं पद छोटे होने चाहिए। ज्ञापन के बारे में एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि राजभाषा नियम इतने के अंतर्गत केंद्रीय सरकार में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी का अधिकार होगा कि वह उसे दिया जाने वाला ज्ञापन केवल हिंदी में मांग सकता है तथा अपना स्पष्टीकरण आदि भी केवल हिंदी में प्रस्तुत कर सकता है। परिपत्र सर्कुलर सरकारी पत्राचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम परिपत्र होता है। परिपत्रों में के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा उसके अधीनस्थ कार्यालयों, संलग्न अनुभागों, प्रभागों आदि को सरकारी सूचनाएं, आदेश, अनुदेश तथा निर्देश आदि भेजे जाते हैं। परिपत्रों द्वारा आदेश, अनुदेश, तथ्यों तथा विषय वस्तु का सीधे प्रक्षेपण किया जाता है। परिपत्र की विशेषता यह होती है कि इसका प्रेषक एक ही होता है, विषय वस्तु भी एक ही होती है, किंतु आवश्यकता अनुसार उसे बहुत से अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालयों के नाम भी भेजा जा सकता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से जारी किए जाने वाले परिपत्र हिंदी अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में होने चाहिए, परंतु हिंदी के प्रगामी प्रयोग में अधिक तेजी लाने के लिए आवश्यक है कि केवल पत्र ही नहीं, परिपत्र भी मूल रूप में ही केवल हिंदी में जारी किए जाने चाहिए। क क्षेत्र में जो आपके राज्य शामिल हैं, अर्थात हिंदी भाषा क्षेत्र में से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए और धीरे धीरे इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों या ख और ग की बात हो रही है। मैंने इसके बारे में पढ़ाया है, वीडियो में देखेंगे आप, जाना चाहिए। वरन राजभाषा अधिनियम पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक भी हिंदी परिपत्र मूल रूप में जारी नहीं किए जा सकते। हिंदी परिपत्र मूल रूप से तैयार करते समय निम्नलिखित बातों पर की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे पहला, परिपत्र तैयार करने का चिंतन मनन आदि केवल हिंदी में होना चाहिए। अंग्रेजी के अनुवाद की ओर ध्यान न दे तो अच्छा होगा। परिपत्र के बारे में उचित सामग्री, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से तैयार करने, उनका संयोजन क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। परिपत्र में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा वाक्य रचना आसान होनी चाहिए। परिपत्र में प्रयुक्त पद विन्यास, वाक्यांश तथा वाक्य रचना आसान होनी चाहिए। परिपत्र में प्रयुक्त पद विन्यास, वाक्यांश तथा वाक्य विन्यास हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार छोटे तथा संक्षिप्त हों। तीव्र संप्रेषण के लिए परिपत्र संक्षिप्त एवं विषयानुसार होने चाहिए। कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर का सरकारी कामकाज के एक प्रमुख संपर्क माध्यम से रूप में कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी मंत्रालय, संबंध विभाग, प्रभाग, अनुभाग अथवा कार्यालय में कर्मचारियों के लिए सरकारी प्राधिकारी द्वारा संबंधित कार्य हेतु किया जाता है। कार्यालय आदेश का उपयोग कर्मचारियों का स्थानांतरण, पदोन्नति आदि रोकने, वेतन वृद्धि जारी करने, अवकाश मंजूर करने अथवा अधिकारी और अनुभागों के बीच कार्य की वितरण आदि के लिए किया जाता है। कार्यालय आदेश का स्वरूप चूँकि आदेशात्मक होता है, उनका अनुपालन करना संबंधित कर्मचारियों का परम कर्तव्य हो जाता है। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष में एक वचन में जारी की जाते हैं और जितने भी आपने पत्र पढ़ा उनमें सब में जो है अन्य पुरुष की बात होती है और यहाँ उत्तम पुरुष और एक वचन में जारी की जाते हैं। इसमें भी संबोधन अथवा स्वनिर्देश की औपचारिकता नहीं बरती जाती। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट, सीधी होती है। इसके अंत में दाईं ओर आदेशकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पदनाम अंकित होता है। तत्पश्चात पत्र के बाईं ओर नीचे उन कार्यालयों, अनुभागों, प्रभागों अथवा व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं जिनसे संबंधित कार्यालय आदेश की प्रतिलिपियां भेजी जानी है। राजपत्र गैजेट सरकारी सूचना तथा आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, अतः राजपत्र की महत्ता सर्वश्रेष्ठ रूप में बची हुई है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं, आदेश, संकल्प आदि भी राजपत्र में प्रकाशित होते हैं। भारत का राजपत्र 5 भागों में छपता है। प्रत्येक भाग में कई खंड होते हैं। राजपत्र में छपने के लिए सामग्री भेजते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, सामग्री का प्रकाशन राजपत्र के किस भाग और खंड में होता है, इसे प्रेस के मार्गदर्शन के लिए के प्रति बिल्कुल ऊपर हमेशा लिखा हुआ होता है। सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की हुई मूल टाइप प्रति ही प्रेस में भेजी जाती है। साइक्लो स्टाइल की हुई प्रति, कार्बन प्रति या ऐसी प्रति जिस पर अधिकारी के हस्ताक्षर ना हो, प्रेस स्वीकार नहीं करता। प्रेस को भेजी जाने वाली प्रति में यदि गलतियां ठीक हो जाएं तो शुद्धियां बहुत साफ तौर पर लिखी जाती हैं और वे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी होती हैं। कोई सामग्री तब तक साधारण राजपत्र में नहीं छपाई जाती जब तक इसका तत्कालीन ना होती है। राजपत्र के आगामी साधारण अंक के छपने पर रोकी न जा सकती हो। असाधारण राजपत्र के छपने की तारीख तय करते समय छपाई और लेखन सामग्री के मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित समय अनुसूची का पालन किया जाता है। यदि किसी विशेष कारण से ऐसा कारण संभव न होता तो तारीख तय करने से पहले सरकारी प्रेस से सलाह ले ली जाती है। असाधारण राजपत्र में छपने वाली अधिसूचना उसे भेजने के लिए लिखे गए पत्र पर हमेशा ऐसे ही अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं जिनका पद संयुक्त सचिव से कम नहीं होता। संकल्प रिजोल्यूशन संकल्प केवल सरकार की ओर जारी किए जाते हैं। इसका प्रयोग सरकारी उपयोग के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, नीति संबंधी महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए, सरकारी नीतियों की सार्वजनिक उद्घोषणा हेतु, जब केंद्र सरकार को जांच समितियों अथवा जांच आयोग के विशिष्ट प्रतिवेदन या निर्णय आदि की घोषणा करनी हो, या जब केंद्रीय सरकार विशिष्ट जांच आयोगों या जांच समितियों की नियुक्ति की सार्वजनिक घोषणा करना चाहे। संकल्प को अधिसूचनाओं की तरह भारत सरकार के राजपत्र इंडियन गैजेट में प्रकाशित किया जाता है। इसके पृष्ठांकन में सरकार द्वारा दिया गया आदेश होता है। इसका प्रकाशन भारतीय राजपत्र में किया जाए। संकल्प की भाषा विषय वस्तु के अनुरूप ही होती है तथा शेष सभी बातें सामान्यतः सरकारी अधिसूचना के समान ही होती हैं। अधिसूचना नोटिफिकेशन सरकारी पत्राचार में अधिसूचना की अपनी स्वतंत्र सत्ता एवं मूल्यवता होती है। सरकारी अधिसूचनाएं सामान्यतः भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती हैं। अधिसूचनाओं में सरकारी आदेशों, नीतियों, नियमों के लागू होने, किसी विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने और केंद्र सरकार आदि के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों एवं स्थानांतरणों आदि के संबंध में सूचनाएं दी जाती हैं। अधिसूचना के आरंभ से ही यह निर्देश दिया जाता है कि यह राजपत्र के किस भाग और कौन से खंड में प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचनाओं में किसी भी प्रकार का संबोधन तथा पत्र की अन्य औपचारिकताओं का निर्वहन नहीं होता। अधिसूचना का मूल व मुख्य हेतु या उद्देश्य कहें, विविध सरकारी प्रयोजन की सूचना आदि देना होता है। इस पर संयुक्त सचिव अथवा उससे वरिष्ठ प्राधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद प्रकाशनार्थ भारत सरकार के प्रेस में भेज दी जाती है। अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन लिखा जाता है ताकि इसमें मंत्रालय का नाम, भेजने वाले के हस्ताक्षर, पद नाम, दिनांक एवं अधिसूचना संख्या आदि का उल्लेख मुख्य रूप से किया जाता है। पृष्ठांकन इंडोर्समेंट इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कागज़ मूल रूप में भेजने वाले को ही लौटाना हो या किसी और मंत्रालय का संबंध या अधीन कार्यालय को सूचना, टीका टिप्पणी या निपटाने के लिए भेजना हो, तब पत्रादि पाने वाले के अलावा उसकी नकल और किसी को भेजनी हो। अंतिम स्थिति में पृष्ठांकन का रूप निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है, जैसे को एक प्रति जिस पत्र का यह उत्तर है उसकी नकल के साथ सूचना और संदर्भ आवश्यक कार्रवाई उत्तर शीघ्र अनुपालन के लिए भेजी जा रही है। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी की गई वित्तीय मंजूरियों की नकलें भी, जिन्हें वित्त मंत्रालय के द्वारा लेखा परीक्षा अधिकारी के पास भेजना हो, पृष्ठांकन द्वारा ही भेजी जाती है। राज्य सरकार के नकलें भेजते समय इस प्रकार का पृष्ठांकन नहीं करना चाहिए, उन्हें वे पत्र के रूप में भेजनी चाहिए। इसके लिए आमतौर से पत्र ही लिखा जाना चाहिए। संक्षेप में सरकारी पत्राचार में पृष्ठांकन का प्रयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे
जब मूल पत्र प्रेषक को वापस लौटाना हो, जब किसी महत्वपूर्ण सरकारी पत्र की प्रतिलिपियां प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त किसी दूसरे विभागों, अनुभागों अथवा कार्यालय को भी भेजी जानी हो, जब प्राप्त पत्रादि को मूल रूप में किस अथवा उसकी प्रतिलिपि को किसी संबद्ध मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय आदि को भेजा जाना हो, किसी विचाराधीन मामले को निपटाने अथवा उस पर विचार विमर्श करने के लिए। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिके। सरकारी कार्य प्रणाली में प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट की विशेष भूमिका रहती है। केंद्रीय सरकार के निर्णयों, आदेशों, प्रस्तावों तथा नीतियों आदि को सार्वजनिक तौर पर प्रसारित एवं प्रचारित करने की उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रमुख समाचार पत्रों में ज्यों की त्यों यथास्थिति प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि उसका स्वरूप अत्यधिक औपचारिक होता है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में समाचार पत्र की ओर से कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता और न उसमें फेरबदल करने की अनुमति होती है। अन्य प्रेस नोट को पत्रकार वैसे संक्षिप्त या छोटा बड़ा कर सकता है। प्रेस विज्ञप्ति चूँकि सूचनात्मक होती है तो इसमें संबोधन अथवा अधिलोक आदि औपचारिक बातें नहीं होती। इसकी भाषा सरल सुबोध होने की अपेक्षा रहती है। प्रेस विज्ञप्ति में उसे जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह स्पष्ट आदेश भी दिया जाता है कि उसे विशिष्ट तारीख की अवधि में ही प्रकाशित किया जाए। द्रुत पत्र, एक्सप्रेस लेटर। द्रुत पत्र को तुरंत पत्र भी कहा जाता है। द्रुत पत्र का अर्थ होता है शीघ्र पहुंचाने वाला पत्र। सरकारी कार्यों से संबंधित संदेश, सूचनाएं, रिपोर्ट, समाचार आदि शीघ्र भेजने के लिए द्रुत पत्रों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पत्रों की भाषा तार की भाषा सी होनी चाहिए और पाने वाले को भी उसे उतनी प्राथमिकता या वरीयता देनी चाहिए। ऐसे पत्रों में पते पर तुरंत वितरण अर्थात एक्सप्रेस डिलीवरी लिखा जाना आवश्यक होता है। अत्यधिक शीघ्रता के मामलों को छोड़कर और सभी तरह के मामलों में जहाँ तक हो सके तार के बदले द्रुत या तुरंत पत्र से ही काम लेना चाहिए। मितव्यय पत्र। मितव्यय पत्र को सेवाग्राम पत्र भी कहा जाता है। मितव्यय पत्रों का स्वरूप द्रुत पत्र और तार जैसा ही होता है। सरकारी कार्य निष्पादन हेतु देश विदेशों में गोपनीयता स्वरूप का पत्र मितव्यय पत्र का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। अन्य सरकारी पत्रों की अपेक्षा मितव्यय पत्रों की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। ऐसे पत्रों की भाषा सामान्य सरकारी पत्रों की भाषा से बिल्कुल अलग कूट तार की भाषा जैसी होती है, जो सामान्यतः जनता की समझ में नहीं आ जाती। कूट मतलब क्या? कोड वर्ड। मितव्यय पत्र राजनीतिक थैले या रजिस्ट्री बीमा डाक द्वारा भेजा जाता है और बीजांग कर्मचारी उसे सभी संबंधित अधिकारियों को एक साथ बांट देते हैं। बीजांग तार की तरह मितव्यय पत्र भी जहां तक संभव हो सके कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। उसके साथ कोई सह पत्र आदि नहीं भेजा जाता है। औपचारिक टिप्पणी, अनऑफिशियल नोट। सरकारी कामकाज में अनौपचारिक टिप्पणी का भी प्रयोग यदा कदा अवश्य किया जाता है। अनौपचारिक टिप्पणी मुख्यतः फाइल पर स्वतंत्र टिप्पणी तैयार कर संबंधित फाइल को ही मंत्रालय अथवा विभाग आदि में भेजकर तथा स्वतः पूर्ण टिप्पणी अथवा ज्ञापन भेजकर किया जा सकता है। अनौपचारिक टिप्पणी की भाषा सरल और सुबोध होती है तथा संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। इसमें न तो संबोधन होता है, न ही स्व निर्देश। इसका प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध कार्यालयों आदि से विशिष्ट विषय या मामले पर विचार मंगाने हेतु किया जाता है। कभी कभी आदेशों या निर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण अथवा कुछ कागजात आदि मांगने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अनुस्मारक, रिमाइंडर। इसे स्मरण पत्र भी कहा जाता है। अनुस्मारण के लिए पत्र का वही रूप प्रयुक्त किया जाता है जिसमें मूल पत्र प्रेषित किया गया था। जब मूल पत्र के अनुसार कार्रवाई समय पर न की गई हो अथवा मांगी गई जानकारी समयावधि में न भेजी गई हो, तब संबंधितों को कार्य का स्मरण दिलाने के लिए अनुस्मारक अर्थात स्मरण पत्र का प्रयोग किया जाता है। अनेक पत्रों, स्मरण पत्रों के बावजूद मामले का महत्व बढ़ाने पर वांछित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तब अर्ध सरकारी पत्र अर्थात DO लेटर के रूप में भी अनुस्मारक पत्र लिखे जाते हैं। प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट। सरकारी कामकाज के प्रमुख अंग के रूप में जांच, तथ्यान्वेषण, सुझाव आदि के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की प्रणाली को प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन में वह सूचना या जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए जो सार्वजनिक रूप से यथा तथ्य ज्ञात नहीं होती, किंतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति या आयोग या समिति उसे संबद्ध व्यक्तियों या सरकार तक तथ्यों को यथास्थिति प्रस्तुत करते हैं। प्रतिवेदन एक या अनेक व्यक्ति, अधिकारी, सचिव या सरकार के द्वारा गठित आयोग मंडल प्रस्तुत करते हैं। प्रतिवेदन में तथ्यों की यथास्थिति प्रस्तुत करने का प्रामाणिक प्रयास किया जाता है। उसमें प्रस्तुत की जाने वाली सभी बातें क्रमबद्ध रूप से दी जाती हैं। विषय तथा स्थिति की गंभीरता के अनुसार उसकी पृष्ठभूमि, संक्षिप्त
अथवा विस्तृत भी हो सकती है, किंतु जब प्रतिवेदन किसी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वह विस्तृत रूप में विश्लेषणात्मक ही रहता है। समितियों, आयोगों, प्रतिनिधि मंडलों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों में संबद्ध विषय के अन्वेषण व जांच का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। साक्ष्यों तथा प्रमाणों को क्रमशः प्रतिवेदन में रखा जाता और अंत में समिति या आयोग के निष्कर्ष को प्रस्तुत किया जाता है। यह निष्कर्ष सिफारिश के रूप में हो सकता है अथवा संबद्ध मामलों को एकदम समाप्त करने के लिए भी हो सकता है, किंतु कार्यालय की सिफारिश का संकेत इस प्रकार के प्रतिवेदन में अवश्य रहता है। तार अर्थात टेलीग्राम। सरकारी पत्राचार में तार की विशेष भूमिका और महत्व है। तार सिर्फ उन्हीं मौक़ों पर भेजते हैं जब बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि हवाई डाक द्वारा बहुत जल्दी पत्रादि पहुंचने की सहूलियत है। इसलिए अगर पत्रादि के ऊपर उपयुक्त प्राथमिकता के चिन्ह देने या तुरंत डाक द्वारा उसे भेज देने से काम चल जाए तो तार नहीं भेज जाते। तार का मूल छोटा होना चाहिए तथा छोटा भी नहीं, ऐसा इतना छोटा भी नहीं कि मतलब साफ ना निकल सके, अर्थात तार संक्षिप्त हो किंतु बोधगम्य भी होने चाहिए। तार दो तरह के होते हैं। पहला, शब्दबद्ध तार, जिन्हें साधारण भाषा में लिखा जाता है और सीधे तार घर भेज दिया जाता है। संबंधित मंत्रालय उन्हें केंद्रीय रजिस्ट्री के जरिए ही भेजता है। बीजांक और कूट भाषा तार गोपनीय और गुप्त ढंग के मामले के संबंध में होते हैं और इसलिए कूट या बीज भाषा में भेजे जाते हैं। ये विदेश मंत्रालय के केंद्रीय बीजांक द्वारा ब्यूरो भेजे जाते हैं। ऐसे तारों का संपादन करने, उन पर क्रम संख्या डालने, उन्हें रखने आदि के बारे में विदेश मंत्रालय ने विस्तार से अनुदेश दिए हैं। उनका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। सरकारी तारों के प्रयोग के लिए 5 प्राधिकार संकेत होते हैं। पहला, जीवन रक्षा HVH अर्थात अंतर्देशीय और विदेशी समुद्री या वैमानिक यातायात में जन जीवन की सुरक्षा से संबंधित तार। अति तत्काल अर्थात मोस्ट इमीडिएट। ऑपरेशन तात्कालिक, ऑपरेशन इमीडिएट, तत्काल, इमीडिएट, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। ये संकेत कब काम में लाए जाएं इसका निश्चय डाक तार के महानिदेशक द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार होता है। उन नियमों में यह भी बता दिया जाता है कि प्राथमिकता की इन श्रेणियों से काम लेने का प्राधिकार किन किन अधिकारियों को है। प्राथमिकता की इन श्रेणियों को काम में लाने का प्राधिकार किसी दूसरे अधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा और आदेश से हस्ताक्षर किए हुए प्राथमिकता वाले तार नीचे दी गई स्थितियों के अलावा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पहला, यदि किसी संकेत के प्रयोग का प्राधिकार किसी विशेष अधिकारी को दिया गया हो तो उस अधिकारी के मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में उससे ठीक नीचे वाला और कोई नहीं अधिकारी ही इस संकेत से काम ले सकता है। असाधारण परिस्थितियों में कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की प्राथमिकता का जिसे वह जरूरी समझे प्रयोग कर सकता है, परंतु उसे अपनी कार्यवाही को सूचना परिस्थितियों का ब्यौरा देते हुए अपने उच्च अधिकारी को देनी होगी और अपनी कार्यवाही को उचित सिद्ध करने के लिए वह खुद ही जिम्मेदार होगा। उपयुक्त प्राथमिकता संकेत और इसके इस्तेमाल का तरीका टेलीफोन ट्रंक काल के संबंध में भी लागू होता है। बीजांक और कूट भाषा तारों को छोड़कर सभी की पुष्टि प्रतियां डाक से भेजी जानी चाहिए। गैर सरकारी रुष्ट अथवा संस्थान, कंपनी, निगम, बैंक तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठान आदि को कार्य प्रणाली में भी तार की अपनी महत्ता होती है जिसका प्रयोग किया जाता है, किंतु ये तार कूट भाषा तार ना होकर इनका स्वरूप इन कार्यालयों में सामान्य होता है। जिस तरह हिंदी में निबंध लेखन, पत्र लेखन, टिप्पणी लेखन एक कला है, उसी प्रकार हिंदी देवनागरी में तार लेखन भी एक कला है, क्योंकि तार लेखन की कला से ही अधिकाधिक पैसे बचाए जा सकते हैं। तार में कम से कम शब्दों में पूरा आशय व्यक्त करना होता है। तार लेखन में उसका पता लिखना भी महत्वपूर्ण बात है। तार का पता अगर पंजीकृत है तो उसका उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा पता साफ अक्षरों में सम्यक रूप से पिन कोड सहित लिखा जाना चाहिए। सामान्यतया तार 2 प्रकार से भेजे जाते हैं। पहला, शीघ्र तार, दूसरा साधारण तार। एक बात ध्यान में रखें कि बहुत ही आवश्यक मामलों में शीघ्र तार भेजे जाने वाले तार में पाने वाले के नाम के पश्चात TF लिखकर उसका टेलीफोन क्रमांक यदि कोई हो तो लिखा जाए, तो तार गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर पाने वाले को टेलीफोन से भी तार पढ़कर सुनाया जाता है। हिंदी देवनागरी तार के महत्वपूर्ण नियम। पहला, 10 अक्षरों तक के शब्द का तार प्रभार एक शब्द के प्रभार के बराबर होता है। यदि एक शब्द में 10 से अधिक अक्षर हों तो 10-10 अक्षरों का एक और जो अक्षर बाकी विशेष रहते हैं उनका भी एक ही शब्द मान लिया जाएगा। मात्राओं को अलग अलग नहीं गिना जाता है।
अधिक से अधिक 10 अक्षरों वाले संपूर्ण क्रियावाचक वाक्यांश को भी तार प्रभार के लिए ही शब्द गिना जाता है। विभक्तियों के चिन्हों अथवा संबंध सूचक शब्दों जैसे को, के, की, का, के, की, से, पर आदि को पहले शब्द के लिखना चाहिए। समास से युक्त शब्द को भी एक ही गिना जाता है, जैसे संतोषप्रद, अत्यावश्यक आदि एक ही शब्द माने जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों से प्रत्येक अक्षर को तार प्रभार के लिए अलग अलग लिखा गिना जाएगा, जैसे त्र, स्व, म्र, प्र, कत आदि 2-2 अक्षर तथा स्व, जज्व आदि 3 अक्षर माने जाएंगे। यदि बीच में स्थान न छोड़ा गया हो तो 10 से अधिक अक्षर ना हो तो एक ही अक्षर गिना जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री, संयुक्त सचिव, महाप्रबंधक। व्यापारिक चिन्ह अथवा संख्याएं गिनने के लिए 5 अंकों के चिन्हों तक के समूह को एक ही शब्द में एक शब्द गिना जाता है। शब्दों के प्रारंभिक अक्षरों में से प्रत्येक को एक शब्द ही माना जाता है। जिस स्थान को तार भेजा जाता है उसके नाम को एक शब्द माना जाता है, परंतु उसे उस रूप में लिखना चाहिए जैसे कि तार निर्देशिका के नामों की सूची में लिखा गया है। जैसे कनॉट प्लेस, नई दिल्ली को एक ही शब्द गिना जाएगा। प्रत्येक विराम चिन्ह और कोष्ठक को भी एक शब्द माना जाएगा। आदि को एक एक शब्द गिना जाएगा। इन प्रकार 2 शब्दों के बीच यदि वक्र रेखा या ओवरलैपिंग का प्रयोग किया गया हो तो उसके लिए एक शब्द मान लिया जाएगा। ये नमूने हैं सरकारी पत्र के। तो ये पहला नमूना जो है ये आपका सरकारी पत्र का है, आप देख सकते हैं। दूसरा नमूना अर्ध सरकारी पत्र का है, स्लो करके देख सकते हैं हम। ये तीसरा नमूना कार्यालय ज्ञापन का है, ऑफिस मेमोरेंडम का है। चौथा नमूना आपका मिलेगा ज्ञापन का। 5वां परिपत्र सर्कुलर का। इसके माध्यम से समझ सकते हैं आप कैसे लिखते हैं, क्या क्या जरूरी बातें हैं। कार्यालय आदेश का नमूना है ये। उसके बाद संकल्प का नमूना है, फिर अधिसूचना का नमूना है ये, फिर पृष्ठांकन का नमूना है, प्रेस विज्ञप्ति का नमूना है ये देखिए, फिर द्रुत पत्र का नमूना है, फिर मित व्यय पत्र का नमूना है, अनौपचारिक टिप्पणी का नमूना है ये, अनुस्मारक का नमूना है, टेलीग्राम का नमूना है। देखिए तुम कम शब्दों में लिखा गया है टेलीग्राम। अच्छा ये है, यही वही सेम है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पत्र हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में आपको संक्षेपण पढ़ेंगे, जिसको सार लेखन भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही।